ये बताओ बताओ, बोलो भाई, बोलो। हाँ, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसे खूबियां उसकी, विच डिपेंड्स ऑन, जो किस पे डिपेंड करती है, विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट। पहले तो ये बता रहा हूं आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द नेचर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है भाई? मेरी आवाज आ रही है सबको? नॉट ऑन द, ठीक है, हाँ, नॉट ऑन द नेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। मतलब आपने किसी सॉल्यूशन में क्या चीज डाला है उससे मतलब नहीं है, कितने सॉल्यूट पार्टिकल डाले हैं उससे मतलब है बेटा। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं कंपेयर करने जाऊं एक ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज छोटा होता है। और अगर मैं दूसरी तरफ देखने जाऊं कोलोइडियल सॉल्यूशन, दूसरी तरफ अगर मैं कोलोइडल सॉल्यूशन देखने जाऊं तो यहां पर पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा होता है भाई। एक सॉल्यूशन के अंदर मान लो ये बड़े बड़े पार्टिकल साइज होते हैं, एक सॉल्यूशन अगर बनाया गया तो इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे भाई। कंपैरेटिवली कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल बड़े साइज के होते हैं ना, ट्रू सॉल्यूशन के उससे छोटे होते हैं बेटा। तो क्या है, अगर मैं यहां पर कंपेयर करने जाऊं, यहां पर अगर मैं कंपेयर करने जाऊं ट्रू सॉल्यूशन में, यहां पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मान लीजिए छोटे छोटे पार्टिकल्स है, आप समझना है यहां पर अगर पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, अगर स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा रहेंगे। अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दोनों तरफ डालता हूं, देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दोनों तरफ मैंने 2-2 ग्राम डाल दिया। अब क्योंकि यहां पर ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो इस वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे। जबकि अगर उतना ही अमाउंट में कोलोइडल सॉल्यूशन का बनाऊंगा तो उस केस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कम होंगे भाई। बोलो भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। बोलो बेटा, तो ये बात समझ में आ रही क्या बोल रहा है? यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर मान लो मैंने 1 ग्राम सॉल्यूट डाला, 1 ग्राम सॉल्यूट डाला, अब 1 ग्राम यहां भी डाला, 1 ग्राम यहां भी डाला, दोनों तरफ 1 ही ग्राम डाला, लेकिन फर्क क्या है, यहां पर जो 1 ग्राम है वो 100 पार्टिकल्स के बराबर है, क्योंकि छोटे छोटे साइज के हैं। यहां पर 1 ग्राम जो है 10 पार्टिकल के बराबर है। ऐसा हो सकता है ना भाई? बोलो बेटा, बोलो भाई। तो ऐसा बोला जाता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कोलोइडियल सॉल्यूशन की कम आती है एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। कोलोइडियल सॉल्यूशन की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो तो क्या आती है, ट्रू सॉल्यूशन से कम आती है। अरे कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है बेटा, पढ़ाया था ना सॉल्यूशन चैप्टर में। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आरएलवीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ईएलबीपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डीएफपी, और एक और पढ़ा था हमने ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी आपने? बोलो भाई, बोलो बेटा। हाँ, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम। कौन सी प्रॉपर्टीज की बात है? इन्हीं की। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन में वो प्रॉपर्टीज रिलेटिवली कम आएंगी एज कंपैरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन। छापो इस बात को, छापो भाई इस बात को। तो ये बात लिखी जाती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज रिलेटिवली लेस देन ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है भाई, समझ आ गया? बोलो बेटा। अरे लिख दिया, हो गया भाई। हो गया, हो गया, भले आगे मत करे। जल्दी लिखे, टाइम लग रहा लिखने में गधे। ये सारा कुछ लिखा हुआ है तुम्हारी किताबों में, ये समझाना ही है मुझे बस। इसमें लिखने जैसा भी कुछ खास नहीं है इतना। पूरी कथा लिखने बैठ जाते हो तुम तो हर बार। थोड़ा सा लिखो, काम खत्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोलोइडल सॉल्यूशन का कम आएगा ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, कहानी खत्म। बस चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अगला अगर मैं बात करूं, मेरा पेन कहां गया? हाँ भाई देखो, अगला अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो भाई नेक्स्ट आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा बताओ पहले। अब यार ये देखो, एक तो तुम्हें प्रॉपर्टीज बतानी पड़ती है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बताओ, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? बोलो गधो, जन्म लगा देना, तुम्हें कभी पता नहीं रहेगा, छठी क्लास की चीज।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सम ऑब्स्टेकल, अगर कोई ऑब्स्टेकल किसी लाइट के पाथ में आ जाता है, ऑब्स्टेकल इन इट्स पाथ, अगर किसी यहां पर अगर किसी लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो लाइट वहां से क्या करती है बेटा, स्कैटर कर जाती है। तो यहां पर देखेंगे अगर मैं बात करूं कोलोइडियल सॉल्यूशन, तो कोलोइडियल सॉल्यूशन के केस में जो पार्टिकल साइज है वो बड़े बड़े पार्टिकल साइज है बेटा, यहां पर वो बड़े बड़े पार्टिकल साइज है वो, और बड़े बड़े पार्टिकल साइज है। तो जब हम इस कोलोइडियल सॉल्यूशन के थ्रू, जब हम इस कोलोइडियल सॉल्यूशन के थ्रू लाइट को पास करते हैं, भाई देखना है यहाँ पर, जब मैं यहां से लाइट पास करूंगा बेटा, जब यहां से मैं लाइट पास करूंगा, ठीक है, यहां से लाइट जाएगी, तो ये लाइट जाने के बाद क्या होगी बेटा, इधर स्कैटर हो जाएगी, इधर स्कैटर हो जाएगी, इधर स्कैटर हो जाएगी, ऐसे स्कैटर हो जाएगी, इस तरीके से स्कैटरिंग हो जाएगी। भाई लाइट स्कैटर हो गई, क्यों स्कैटर हो गई, क्योंकि जो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स थे वो इतने बड़े पार्टिकल्स थे कि उन्होंने लाइट को वो लाइट की वेवलेंथ के साथ मैच कर गए। यानी कि मैं ऐसा कहना चाहता हूं, मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं ध्यान से देखेंगे, ये लाइट की जो वेवलेंथ है कंपैरेटिवली वो कहां, इन पार्टिकल के साथ मैच कर जाती है। कोलोइडल पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है, देखो वैसे तो छोटा ही होता है, हमारी आंखों से नहीं दिखता, पर कंपैरेटिवली इतना बड़ा होता है कि वो लाइट के साथ टकरा सके। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, अगर एक ट्रू सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, तो एक ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, ट्रू सॉल्यूशन में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन से छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। और यहां पर जब हम लाइट पास करते तो लाइट एज इट इज निकल जाती, यहां पर कोई स्कैटरिंग नहीं होता। भाई ट्रू सॉल्यूशन में कोई स्कैटरिंग नहीं होता, क्योंकि जो पार्टिकल का साइज है, जो पार्टिकल साइज है, या फिर पार्टिकल का जो यहां पर बोल सकते हैं, पार्टिकल का जो साइज है वो आपका लाइट की वेवलेंथ के साथ, लाइट की वेवलेंथ से काफी ज्यादा छोटा है, लाइट की वेवलेंथ से काफी ज्यादा छोटा है, इसलिए उसके साथ टकराता नहीं है। देखो अगर आपको मैं बहुत ही छोटे से एकदम छोटा सा पत्थर तुम्हें दे के मार दूं तुम्हारे सिर पे, तुम्हें कुछ पता लगेगा, कुछ फील नहीं होगा। अगर छोटा सा कंकड़ तुम्हारे माथे पे आके लग जाए तुम्हें कुछ फील नहीं होगा भाई, पता ही नहीं लगेगा कि लगा भी था। और वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा, अबे टकराया तो तुझे फील तो नहीं हुआ ना भाई, टकराया ना, फील नहीं हुआ, ठीक है। तो वो इतना होना चाहिए ना, वो इतना बड़ा होना चाहिए ना कि टकराने के बाद वो लाइट को डिफ्रेक्ट कर सके, और लाइट को डिफ्रेक्ट यानी इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। इफेक्ट तभी प्रोड्यूस करेगा जब वो उसको फील होगा, ठीक है भाई। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट नहीं होता। कोलोइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट होता है। यानी कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, कोलोइडल सॉल्यूशन शो करते हैं। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से होता है, तो ये कौन है, ये कौन है जो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, इनका क्या नाम देते हैं हम लोग, डिस्पर्जन फेज। इसका क्या नाम देते हैं बेटा, डिस्पर्जन फेज नाम देते हैं। बोलो भाई, बोलो बेटा जी, क्या ये बात समझ में आ रही है, छापो फिर जल्दी से, आ रही है तो छापो, है भाई, बढ़िया, ठीक है भाई। ये है कहानी, आगे बात करें, हो गया ना। तो इसमें कुछ है भी नहीं इतना सारा जो तुम बहुत टाइम लगाओ लिखने में, ठीक है। अच्छा मैं अगर मैं और आपको बात करूं तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, जो कोलोइडियल सॉल्यूशन होता है वो कलर शो करता है बेटा, जो कोलोइडियल सॉल्यूशन होता है वो कलर भी शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि इस कोलोइडियल सॉल्यूशन के पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट करने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है बेटा, स्कैटर कर देता है लाइट को, ये स्कैटर कर देता है लाइट को भाई। और अगर ये लाइट को स्कैटर कर रहा है तो ये जो स्कैटरिंग है, ये जो स्कैटर हो रही है लाइट, इसकी जो वेवलेंथ होगी, इसकी जो वेवलेंथ होगी वो जिस कलर के साथ मैच कर जाएगी वही कलर इस सॉल्यूशन का रहेगा। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का अपना क्या कलर होगा, जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना, ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है बेटा, इस कोलोइडल सॉल्यूशन का अपना क्या कलर रहेगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर कर रहा है, ठीक है। तो स्कैटरिंग के पीछे ही इसका रीजन छुपा हुआ है कि कोलोइडियल सॉल्यूशंस के पास कलर होता है, जबकि ट्रू सॉल्यूशंस ज्यादातर कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं बेटा। समझ में आ रही है बात, बोलो भाई, छाप लो भाई, इसको भी छाप लो, ठीक है, इसको भी छाप लो भाई। उसके बाद ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, थर्ड प्रॉपर्टी होगी फोर्थ प्रॉपर्टी। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बात पूछी भी जाती है, क्वेश्चन आ जाता है, कुछ है तो नहीं बहुत ज्यादा, पर सुन लीजिए। ब्राउनियन मोशन, ये ब्राउनियन मोशन क्या है बेटा, तो ब्राउनियन मोशन क्या है, ध्यान से सुनना। इन अ कोलोइडियल सॉल्यूशन, एक कोलोइडियल सॉल्यूशन के अंदर द डिस्पर्स्ड फेज, द डिस्पर्स्ड फेज shows
zigzag zigzag straight line motion, zigzag straight line motion, straight line motion called as ब्राउनियन मोशन। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। तो देखो भाई क्या होता है, मान लीजिए कोलोइडल सॉल्यूशन था, उस कोलोइडल सॉल्यूशन में ये छोटे छोटे ये पार्टिकल्स है मान लो, ठीक है भाई। तो ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्जन फेज के, ये लोग इस सॉल्यूशन के अंदर कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और मूव कैसे करते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मूव करेंगे, ये इधर आया टकरा गया, 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 इधर आया, इधर आया, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन जहां भी जाएंगे ये ऐसे ही रहेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। टकराने के बाद ये इस तरीके से नहीं घूमेंगे, जैसे ही देखो इस तरीके से नहीं घूमेंगे, ये कभी भी नहीं घूमेंगे ऐसे, ये जहां से टकराएंगे वहां से स्ट्रेट निकल जाएंगे, समझे बेटा। इस मोशन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन जिगजैग मोशन, और इसी को नाम दिया गया है ब्राउनियन मोशन। बोलो भाई, बोलो भाई, समझ में आ रही बात, बोलो। और ऐसा क्यों करते हैं, याद करो, याद करो, कोलोइडियल सॉल्यूशन में ये जो डिस्पर्जन फेज पार्टिकल होते हैं बेटा, इन पे सेम चार्ज होता है, इन पे सेम चार्ज होता है। तो जब भी ये इसके पास जाएगा वहां से टकरा के इधर भागेगा, ये इसके पास जाएगा फिर वो उधर कहीं और टकरा के भागेगा, फिर इधर कहीं कुछ पार्टिकल होगा वो वहां से टकरा के दूसरी तरफ भागेगा, है ना। तो वो स्ट्रेट लाइन ही घूमेंगे, वो कभी भी गोल नहीं घूमते बेटा। समझ में आ रही बात, बोलो भाई, बोलिए, अल्ले बड़ा भाई। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। तो इसे छाप लो, ये ब्राउनियन मोशन छाप लो भाई। देखो भाई, आगे बात करें बेटा, हो गया। तो ये ब्राउनियन मोशन पूछ लेता है बेटा, डिफाइन ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मोशन क्या होता है, तो ऐसे बना के आप दिखा सकते हैं, ठीक है। बोलो भाई, बात करें आगे बढ़े। बोलिए, हो गया। हो गया, चलो देखो बेटा आगे सुनिए। यहाँ पर अगला आता है आपके लिए यहाँ पर चार्ज, चार्ज ऑन कोलोइडियल पार्टिकल। तो जो कोलोइडियल पार्टिकल है इनके बारे में ध्यान से सुनो, चार्ज ऑन कोलोइडियल पार्टिकल। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो कोलोइडियल पार्टिकल होते हैं, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ ये कोलोइडियल सॉल्यूशन था, इस कोलोइडियल सॉल्यूशन में डिस्पर्जन मीडियम होगा बेटा, पहले तो एक तो डिस्पर्जन मीडियम होगा। तो डिस्पर्जन मीडियम तो ठीक है, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम की बात ये हो गई, डिस्पर्जन मीडियम हो गया ये। अब ये डिस्पर्जन मीडियम के अलावा सुनिए मेरी बात बेटा जी, सुनो भाई, डिस्पर्जन मीडियम के अलावा अगर मैं आपको बोलता हूं यहाँ पर, तो इसके अंदर कोलोइडियल पार्टिकल्स होंगे। ये कोलोइडियल पार्टिकल्स के ऊपर खास बात क्या होगी, जो डिस्पर्जन फेज होगा, एक्चुअली जो हमारे लिए क्या होगा, डिस्पर्जन फेज होगा। इनके ऊपर क्या होता है, सेम चार्ज होता है। अगर मान लो एक पे पॉजिटिव है तो सब पे पॉजिटिव होता है। और यही खास बात इनके अंदर है कि ये लोग कभी मिलकर के सेटल नहीं हो पाते नीचे, ये लोग हमेशा एक दूसरे से टकराते फिरते रहेंगे बेटा, ये लोग हमेशा एक दूसरे से टकराते फिरते रहेंगे। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात बेटा जी, यहाँ पर समझ में आ रही बात, बोलिए। हाँ भाई, ये ना हमेशा टकराए, इनके ऊपर सेम चार्ज होता है। तो खास बात ध्यान रखना, हमेशा क्या होता है, कोलोइडियल पार्टिकल्स के ऊपर सेम चार्ज होता है, सेम चार्ज, which is the reason for, which is the actual reason for या फिर actual reason of stability of colloidal solution, stability of कोलोइडल। देखो स्टेबिलिटी से मेरा बात यहाँ, मेरी बात यहाँ समझना बेटा। अगर मान लीजिए आपके सॉल्यूशन में कोलोइडल पार्टिकल ऐसे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, अपोजिट चार्ज के होते हैं, तो ये लोग तो क्या करते बेटा, ये तो थोड़ी देर घूमते और जैसे ही पास में आते इंटरेक्ट करके ये लोग नीचे सेटल डाउन हो जाते, प्रेसिपिटेट बन जाते, तब ये आपका कोलोइडियल सॉल्यूशन नहीं रह जाता। तो अगर कोलोइडियल सॉल्यूशन रहना है तो सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये जो डिस्पर्जन फेज के जो पार्टिकल्स हैं ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे, ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे। और सेटल डाउन ना होने का रीजन क्या है,
सेटल डाउन ना होने का रीजन क्या होगा बेटा? इनके बीच में कभी इंटरेक्शन ही ना आए ऐसी जिसकी वजह से वो सेटल डाउन हो जाए। बोलो बेटा, समझ में आ रही बात? बोलो भाई, बोलिए, है ना? तो आपके कोलोइडियल पार्टिकल के ऊपर कोई सा भी चार्ज हो सकता है, पर ये ध्यान रखेंगे कोलोइडियल पार्टिकल के ऊपर हमेशा ही सेम चार्ज, जितने भी सारे कोलोइडियल पार्टिकल उनमें सेम चार्ज होगा बेटा। तो जनरली हमारे पास कोलोइडियल पार्टिकल के चार्ज के बेसिस पर हमारे पास दो टाइप्स के सोल होते हैं बेटा। पॉजिटिवली चार्ज सोल होता है एक हमारे पास नेगेटिवली चार्ज सोल होता है। तो जनरली देखो, किसी सॉल्यूशन, किसी कोलोइडियल सॉल्यूशन के ऊपर क्या चार्ज है, ध्यान से समझना, किसी कोलोइडियल सॉल्यूशन पे क्या चार्ज है वो किसकी वजह से डिफाइन होता है? वो डिफाइन होता है, सॉल्यूशन का चार्ज डिफाइन करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन फेज। डिस्पर्जन फेज के ऊपर क्या चार्ज है उससे होता है, ठीक है बेटा? डिस्पर्जन फेज के ऊपर क्या चार्ज है उससे। डिस्पर्जन मीडियम में भी चार्ज होगा, अरे जो डिस्पर्जन मीडियम है ना आपका, ये जो डिस्पर्जन मीडियम है इस पे भी चार्ज होगा, पर इसके चार्ज के बेसिस पे हम कोलोइडियल सॉल्यूशन का चार्ज नहीं बताएंगे। कोलोइडियल सॉल्यूशन का चार्ज किसके बेसिस पे बताया जाता है? जो डिस्पर्जन फेज का चार्ज है वही कोलोइडियल सॉल्यूशन का चार्ज है भाई। बोलो बेटा, समझ में आ रही बात? बोलो, बोलो बेटा, बोलो भाई। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर हमारे पास क्या क्या है बेटा, मैं एग्जांपल लिख देता हूं, आप लोग लिख लेना ही सारे फटाफट, आपकी किताब में ऐसे गिवन भी होंगे। Al2O3.XH2O, Fe2O3 हाइड्रेटेड, देखो Fe2O3.XH2O, ठीक है, ये मेटेलिक ऑक्साइड हो जाते हैं। इसके अलावा आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के ऊपर भी कैसा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज सोल है हीमोग्लोबिन। आपका ब्लड जो है कैसा कोलोइडियल सॉल्यूशन है? अरे ब्लड एक कोलोइडियल सॉल्यूशन है, पहले तो ध्यान रखना, ब्लड कोलोइडियल सॉल्यूशन है, तो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है? यहां पर ध्यान देना, यहां पर अगर मैं और बताना चाहूं तो कुछ बेसिक डाइज भी होती है, कुछ बेसिक डाइज होती है। डाई समझते हैं? डाई जो कलर करने के काम आती है, ठीक है? यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या है, तो यहां पर हमारे लिए कौन कौन आते हैं बेटा? कॉपर, सिल्वर, इन सबके सॉल्यूशन, कॉपर सिल्वर, इनका जो कोलोइडियल सॉल्यूशन होता है वो, ठीक है? और अगर मैं बात करूं यहाँ पर और भी आ सकता है आपका, यहाँ पर AS2 आर्सेनिक सल्फाइड ले लो, यहाँ पर AS2, और ढंग से लिख दे भाई, लिख नहीं पा रहा हूँ ढंग से, AS2S3, उसके अलावा यहाँ पर हमारे लिए और भी आ सकते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है भाई? तो हमारे पास यहाँ पर एक और आता है, कौन सा? AS2S3 ले लिया, या SB बिस्मत ले लो भाई, Sb2S3। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये सब आपको याद कर लेने थोड़े बहुत, ठीक है? वैसे तो इनमें से कोई ऐसा इतना जल्दी पूछा नहीं जाएगा। ब्लड के बारे में पूछा जा सकता है, ब्लड के बारे में पूछा जाए, हीमोग्लोबिन पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है? ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर हो रही बात बेटा यहाँ पर? ठीक है भाई, बोलो। यहाँ पर उस साइड बेसिक डाइज थी, इस साइड एसिडिक डाइज होती हैं। जो डाइज एसिडिक होंगी ना वो आपका नेगेटिवली चार्ज सोल बनाएंगी, ठीक है भाई? बोलो भाई, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, CDS, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। हाँ भाई, बोलो, बोलो बेटा जी, बोलिए। हो गया भाई? हो गया बेटा? और भी होंगे, आपको मिल जाएंगे और भी, ठीक है? वैसे कोई जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा याद करने की इसको, ठीक है भाई? बोले बेटा, बोलो भाई, हो गया? ठीक है, अब यहाँ सुनेंगे बेटा, यहाँ तो आगे बात करते हैं, ठीक है? देखो भाई, मैं आपको एक अल्टीमेट चीज बता देता हूँ लास्ट में। देखो भाई, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोलोइडियल सॉल्यूशन इतने देर से पढ़ाया, आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। क्योंकि आपको मैंने बताया था एक लायोफिलिक सोल होता है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये लिखने के लिए नहीं, ध्यान से देखेंगे। एक लायोफिलिक सोल होता है और एक लायोफोबिक सोल होता है। याद है ये तुम्हें? ये वाली बात याद है?
लायोफिलिक और लायोफोबिक वाली बात याद है बेटा? बोलो, अरे याद है? हेलो? हाँ तो देखो बेटा, यहां पर क्या होता है, जो डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, जो डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम होगा एक, तो इस डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज पड़े होंगे। ये डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल बना रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है बेटा, ये आपके डिस्पर्स्ड फेज है। तो मैं अगर मान लीजिए मैं कहता हूं आपको कि ये डिस्पर्स्ड फेज पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पहली बात, जितने भी डिस्पर्स्ड फेज हैं सब पे पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, सब पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और दूसरी बात ध्यान देना, यहां पर जो डिस्पर्जन मीडियम है उस पे कैसा चार्ज होगा फिर बेटा? नेगेटिव चार्ज होगा। ये बात ध्यान रखना, समझ रहे हो बात को? या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? बोलो, पहले ये बात समझ में आई लायोफिलिक से। देखो लायोफिलिक में बता, देखो मैंने क्या बोला, लायोफिलिक क्या होता है? लिक्विड लविंग। और लिक्विड लविंग कब होगा बेटा? जब डिस्पर्जन फेज, देखो डिस्पर्जन फेज पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और डिस्पर्जन मीडियम पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अरे बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव ही तो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे ना, तभी तो ये लिक्विड लविंग कहलाएगा। बोलो बेटा, पहले ये चीज समझ में आ रही है? देखो, और खास बात बस ये ध्यान रखना है कि सारे डिस्पर्जन फेज पे एक ही चार्ज होगा, डिस्पर्जन फेज आपस में नहीं मिलते हैं, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन है, इनका इनके साथ इंटरेक्शन है बेटा, इनका इनके साथ इंटरेक्शन है, अपने मीडियम के साथ, अपने मीडियम के साथ इंटरेक्शन है। समझ रहे बात को? अपने मीडियम के साथ इंटरेक्शन है बेटा इनका, ठीक है, आपस में तो रिपल्शन है, मीडियम के साथ इंटरेक्शन है, समझे बात को? ठीक है, ये चीज समझ में आई बेटा? दूसरी तरफ यहां ध्यान देना, दूसरी तरफ यही चीज क्या होती है, यही कहानी दूसरी तरफ क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। आपका जो डिस्पर्जन फेज है, यहां पर ध्यान देना, ये जो डिस्पर्जन फेज है उस पे मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज है, उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर क्या होता है, जो आपका डिस्पर्जन मीडियम होगा ना बेटा, जो डिस्पर्जन मीडियम होगा, डिस्पर्जन मीडियम पे भी कैसा चार्ज होगा, पहले तो समझना, डिस्पर्जन मीडियम पे भी कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और डिस्पर्जन फेज पर भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो आपको पहले तो यही समझ में आएगा कि सर अगर इन दोनों के बीच में सेम ही चार्ज है तो ये रहेंगे कैसे? तो इनको रखने के लिए ही तो याद करो, मैंने बोला था ना लायोफिलिक के अंदर हम एक स्टेबलाइजर अलग से डालते हैं जो इनको बाइंड करके रखेगा, जो इनको बाइंड करके रखेगा बेटा, एक अलग से हम स्टेबलाइजर डालते हैं। समझ आ रही है बात? बोलो बेटा, बोलो भाई, ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन अल्टीमेटली बात यहां पर भी देखो, यहां पर भी सारे डिस्पर्जन फेज पॉजिटिव ही है बेटा, यहां पर भी सारे डिस्पर्जन मतलब एक ही तरह का सेम चार्ज है सब पे, ठीक है, समझे बेटा? हाँ भाई बोलो बेटा जी, ठीक है, अरे बोलिए, समझ आया? ठीक, क्या बेटा, क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, वैसा भी हो सकता है, दोनों में देखो इसका वाइस वर्सा भी आप समझेंगे। देखो आप समझो, यहां पर लिक्विड और लिक्विड लविंग नहीं है, ये लिक्विड हेटिंग है। तो लिक्विड हेटिंग कब होगा? जब डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम पर अपोजिट चार्ज नहीं होंगे, सेम चार्ज होंगे बेटा, तभी तो वो एक दूसरे को भगा रहे थे, रिपेल करेंगे। लेकिन उनको साथ रखना है, हमें भगने नहीं देना है, साथ रखना है, इसीलिए हम इसमें क्या डालते हैं? स्टेबलाइजर डालते हैं यहां पर, ठीक है बेटा, ये चीज है यहाँ कॉन्सेप्ट, समझे भाई? ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, ये चीज होगी, ये चीज होगी बेटा। तो आगे बात करते, तो ये लिखने लायक नहीं, बस ये समझा दिया मैंने आपको ताकि आपको पता रहे। देखो दोनों ही केस में वो सेटल डाउन नहीं होने वाले, क्योंकि इनके बीच में आपस में कैसा चार्ज है? सेम ही तो चार्ज है। तो नीचे तो ये कभी प्रेसिपिटेट बन के तो सेटल नहीं होंगे, नॉर्मली अगर अपने आप इनको कहा जाए कि तुम अपने आप सेटल डाउन हो जाओ तो नहीं होंगे। कोगुलेशन मैंने पढ़ाया था आपको, अगर कोगुलेशन कराया जाए तो सेटल डाउन हो जाएंगे, याद करो कोगुलेशन पढ़ाया था मैंने आपको, बोलो बेटा, बोलो भाई, समझ आ रही बात? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा जी यहाँ पर, बोलो अब देखते हैं यहाँ पर बेटा। तो अगर मैं बात करता हूं, यहां ध्यान से, अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन, ध्यान से सुनना, बड़ा आसान, देखो ये सबसे टेक्निक्स हैं, सेपरेशन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज
फ्रॉम अ कोलोइडियल सॉल्यूशन। एक कोलोइडियल सॉल्यूशन के अंदर से डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज को अलग अलग करना है, अलग अलग करना है भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, बोलो भाई, बोलिए, अरे समझ आ रहा है? तो देखो भाई, सबसे पहला मेथड है इलेक्ट्रोफोरोसिस। देखो समझ लो, इसमें आप लोग कुछ बस सिंपल चीजें। इलेक्ट्रोफोरोसिस, तो इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या है? तो इसमें लिख लेना, सेपरेशन टेक्निक है डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज की। हम इसमें करते क्या है? तो इसमें एक यू शेप की ट्यूब ली जाती है, यू शेप का ट्यूब लिया जाता है बेटा। आप लोग इसको डायग्राम थोड़ा ना बुक से जरूर रेफर कर लेना, बेटर तरीके से अगर आपको लिखना है, एक बार बुक से भी रीड कर लेना। तो मैं तो आपको मेथड समझा रहा हूं ना। देखो यहाँ, तो अगर मान लीजिए ये आपका ये यू शेप का एक ट्यूब है, इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड। ठीक है बेटा, और ये आपका फर्दर कनेक्टेड होगा बाहर, फर्दर ये कनेक्टेड होगा बेटा आपका बैटरी से। ठीक है भाई, फर्दर ये बैटरी से कनेक्टेड होगा। अब सुनिए यहाँ पर, आगे सुनिए क्या होगा। इसके अंदर हम लोग क्या भर देते हैं बेटा? कोलोइडियल सॉल्यूशन भर देते हैं। इसमें कोलोइडियल सॉल्यूशन भर देते हैं। अगर कोलोइडियल सॉल्यूशन इसमें है बेटा, तो एक बात बताइए, इसके अंदर डिस्पर्जन फेज भी होगा और डिस्पर्जन मीडियम भी होगा कि नहीं होगा भाई? और मैं जो केस बात कर रहा हूं वो मैं लायोफिलिक बात कर रहा हूं बेटा। मैं कौन सा बात कर रहा हूं? लायोफिलिक। और अगर ये लायोफिलिक है तो इन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज होंगे बेटा, दोनों के ऊपर। बोलो भाई, दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज होंगे कि नहीं होंगे? अपोजिट चार्ज होंगे। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन करूंगा, मान लीजिए अपोजिट चार्ज, तो देखो रैंडमली क्या हो सकता है, ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा भाई कि डिस्पर्जन फेज पे पॉजिटिव चार्ज होगा, डिस्पर्जन मीडियम पे नेगेटिव होगा, या इसका उल्टा हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मैं एक केस लेके चल रहा हूं, तो मान लीजिए कैथोड। पहले तो ये बताओ, इसमें कौन सा वाला टर्मिनल क्या कहते हैं आपका, कौन सा वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है? पहले तो ये टर्मिनल भी ठीक कर दूं मैं, टर्मिनल भी मैं जरा ठीक कर दूं यहाँ पर। देखो भाई, यहाँ पहले यहाँ पर मैं टर्मिनल ठीक कर देता हूँ। देखेंगे भाई, ये कैथोड, ये एनोड। ठीक है, तो यहाँ देखो ये नेगेटिव पार्ट होता है बेटा, तो ये वाला हिस्सा नेगेटिवली चार्ज हुआ है और ये वाला पॉजिटिवली चार्ज हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना। अब आपको भी पता है, कोई भी बता सकता है इसमें से, क्योंकि अगर डिस्पर्जन मीडियम पे नेगेटिव चार्ज है तो डिस्पर्जन मीडियम किधर जाएगा? डिस्पर्जन मीडियम किधर भागेगा बेटा? एनोड की तरफ भागेगा ही। और दूसरा वाला किधर भागेगा? दूसरा वाला कैथोड की तरफ भागेगा। इस तरीके से ये इधर आता जाएगा और ये वाला डिस्पर्जन मीडियम इधर आता जाएगा भाई, और डिस्पर्जन फेज इधर आ जाएगा। दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड पे जाके जमा हो जाएंगे, हो गए सेपरेट। क्या करना था इसको? यही तो कर रहे थे हम। बोलो भाई, बोलो बेटा। वही चीज तो भाई, ये छापो, इसको छापो। बोलो भाई, हुआ बेटा? यहाँ पर देखो भाई, ये भाई इसको ना थोड़ा सा आप लोग एक काम कीजिएगा। देखो ये मैं भेज दूंगा पीडीएफ, आप लोग लिख लीजिएगा, इसको किताब से रीड कीजिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यही बात अंग्रेजी में बोली होगी और वहां से नोट डाउन कर लेंगे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बेटा। कुछ भी नहीं है, इतना ही सिंपल प्रोसेस है। बोलो भाई, क्योंकि लिखने में टाइम खराब करोगे नहीं तो तुम, है ना। तो देखो आगे, देखो अगला, देखो जैसे ही इलेक्ट्रोफोरोसिस है, सेम तरीका है इधर दूसरा एक और मेथड आता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इसका डायग्राम बना लेना, क्योंकि इसका डायग्राम आपको किताब में नहीं मिलेगा, आपकी वाली किताब में नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा बेटा, ऑस्मोसिस आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ऑस्मोसिस का डायग्राम। ठीक है बेटा, मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, जैसा डायग्राम बना रहा हूँ वैसा ही बनेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, और यहाँ पर इस तरफ भी ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, इसके बाद समझाता हूँ आपको, डायग्राम बना लो साथ के साथ। ठीक है, तो देखेंगे भाई, यहाँ बीच में लगा देते हैं हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेटा। ठीक है, और ओ सॉरी, इसको ऐसे बीच में नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको थोड़ा ढंग से लगाएंगे भाई। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बीच में हम लोग सेपरेशन करेंगे।
इसमें हम लोग डालेंगे भाई कोलोइडियल सॉल्यूशन अपना, इसमें हम लोग डालेंगे कोलोइडियल सॉल्यूशन। अब कोलोइडियल सॉल्यूशन की बात समझना बेटा, यहां पर कोलोइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, कोलोइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, तो कोलोइडियल सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं बेटा, एक डिस्पर्जन फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। एक होता है डिस्पर्जन फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए मैं डिस्पर्जन फेज ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, ये रहा डिस्पर्जन फेज, ठीक है, और मीडियम ब्लैक वाला है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डिस्पर्जन फेज के तो बढ़िया अपने पार्टिकल होंगे ना, और डिस्पर्जन मीडियम तो सॉल्वेंट की तरह होगा, डिस्पर्जन मीडियम तो सॉल्वेंट की तरह होगा। और दूसरी तरफ हम इस तरफ क्या रखते हैं बेटा, इस तरफ पानी होता है दोनों तरफ, बाकी दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर पानी है बेटा, यहाँ पर दोनों तरफ, यहाँ पर देखो यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, ये दोनों तरफ यहाँ पानी है भाई। ठीक है, इधर पानी लगा हुआ बढ़िया। ठीक है भाई, इधर भी पानी है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ तक पानी भरा हुआ होता है पूरा। ठीक है, और यहाँ पर ये पानी है भाई। ठीक है, कलर से दिखा दिया, ये H2O है, ये भी H2O है। ठीक है, अब होगा क्या, उसके बाद दोनों तरफ हम लोग क्या लगाते हैं, एक कैथोड एनोड जोड़ देते हैं भाई। हम क्या करते हैं बेटा, एक तरफ ये मैंने इधर जोड़ दिया एनोड, इधर जोड़ दिया कैथोड। ठीक है भाई, ये कैथोड एनोड जोड़ दिया गया। अब इनको कनेक्शन कर दिया, बाहर से बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, अपना बाहर कनेक्टेड है जहां से भी। ठीक है, अब कनेक्टेड है तो कैथोड पे चार्ज होगा नेगेटिव और एनोड पे चार्ज होगा पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बात। अब होगा क्या, तो जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो देखो भाई, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों में से किसी पे कोई भी चार्ज मान लेते हैं। मान लो डिस्पर्जन फेज पे पॉजिटिव है और डिस्पर्जन मीडियम पे नेगेटिव है। अब क्योंकि पहली बात समझेंगे, ये जो डिस्पर्जन फेज है ना, ये इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा सकता भाई। जो डिस्पर्जन फेज है, डिस्पर्जन फेज आपका ये सेमी परमिएबल, अच्छा मैं ये भी बताना भूल गया, ये और ये दोनों तरफ क्या लगे हुए बेटा, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन सारी चीजों को परमिट नहीं करते भाई आने जाने के लिए। तो वो जो डिस्पर्जन फेज है उसको कभी भी अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देगी, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। डिस्पर्जन फेज का साइज बड़ा होता है, तो इसीलिए वो लोग बिग साइज होने की वजह से वो कभी भी ना तो इधर परमिट किए जाएंगे ना दूसरी तरफ परमिट किए जाएंगे। तो मूव कौन कर सकता है, मूव कौन कर सकता है, सिर्फ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है बेटा, वो डिस्पर्जन मीडियम क्या करेगा, यहां समझना है। यहां पर इसके अंदर जो डिस्पर्जन मीडियम है, वो डिस्पर्जन मीडियम क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो किस तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा, डिस्पर्जन मीडियम तो जा सकता है ना, वो किस तरफ जाने लगेगा, पॉजिटिव की तरफ, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और अगर पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो इस तरफ का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज करेगा, इधर का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज करेगा। और अगर वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है किस तरफ, अब समझो, अब आपको जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई दे रहा होगा, आपको तो ये दिखाई देगा भाई, आपको दिखाई देगा कि भाई एनोड की तरफ का वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, एनोड की तरफ वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, आप खुद ही समझ जाएंगे, एनोड की तरफ वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, यानी डिस्पर्जन मीडियम जो है वो एनोड की तरफ आया है। और डिस्पर्जन मीडियम अगर एनोड की तरफ आया तो एनोड पे कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव। एनोड पे पॉजिटिव, तो हमारे डिस्पर्जन मीडियम पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। और अगर डिस्पर्जन मीडियम पे चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब डिस्पर्जन फेज पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। बोलो भाई, ये सारा कुछ वाइस वर्सा खेल है। बोलो बेटा, समझ में आ रही बात, अरे समझ में आ रही है। सेम सेटअप खाली ऑस्मोसिस वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू करवा ली गई, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट है, प्रोसेस सारा वही है। बोलो बेटा। हाँ भाई, बोलो भाई, हो गया। ठीक है, और सुनो भाई, और सुनो यहां पर सुनो। तो देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं आगे, अगला देखना, ये हो गया इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, समझ में आया। दूसरा तरीका देखें, अभी तो एक और क्लास लग जाएगी इसमें, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन देखने में बड़ा छोटा छोटा है, एक्सप्लेनेशन टाइम लेती है भाई। देखो यार, थर्ड देखो, थर्ड है हमारे पास बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज्ड, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज्ड सोल। अगर मैं दो अपोजिटली चार्ज सोल्स को मिक्स कर दूं तो भी ये सेपरेट हो जाएंगे बेटा। देखो ध्यान से सुनो,
ध्यान से सुनो। मान लीजिए एक सोल था, एक सोल था आपका सोल ए, ये सोल ए नाम दे दिया। इसमें जो डिस्पर्जन फेज है उस पे चार्ज है पॉजिटिव, और ये अंडरस्टूड है कि डिस्पर्जन मीडियम पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो मैं सिर्फ डिस्पर्जन फेज दिखा रहा हूं। एक दूसरा सोल है, एक दूसरा सोल लाएंगे जिसमें डिस्पर्जन फेज पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो आप बताओ भाई क्या होगा। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे और क्या हो जाएंगे, ये सारा का सारा प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा भाई। नए वाले सॉल्यूशन में सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट जो भी इसमें कोलोइडियल पार्टिकल होगा, ये डिस्पर्जन फेज अपोजिट चार्ज आने की वजह से, इंटरेक्शन आने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा बेटा। और प्रेसिपिटेट आउट हो गया तो फिल्टर करके निकाल लो, बन गया, सेपरेट हो गया। बोलो बेटा, समझ में आई बात? अरे बात समझ में आई? है ना, ये सिंपल तरीके हैं सारे। दूसरा देखो, और देखो फोर्थ, इनमें मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, तुम इसको किताब से लिख लेना भाई, है ना। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या हो रहा है यहाँ पर। इसमें इस सेम चीज अंग्रेजी में लिखी हुई मिलेगी, कुछ भी कोई फालतू डेफिनेशन नहीं है, जो मैं कर रहा हूं ना वही अंग्रेजी में लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, बाय बॉयलिंग, बाय बॉयलिंग, बॉयलिंग करके भी हम इनको क्या कर सकते हैं बेटा, सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं किसी कोलोइडियल सॉल्यूशन को क्या करूं, कोलोइडियल सॉल्यूशन को क्या करूं, क्या कहते हैं, अगर मैं कोलोइडियल सॉल्यूशन को बॉईल करने लगूं काफी देर तक, अगर कोई कोलोइडियल सॉल्यूशन है इसको मैं अगर बॉईल करने लगूं, तो बॉईल करने से क्या होगा बेटा, एक तरीके से क्या होगा, जो डिस्पर्जन मीडियम है ना वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा भाई। तो बचेगा क्या नीचे, क्या बचेगा नीचे, डिस्पर्जन फेज, सेपरेट हो गया। बोलो भाई, अरे बोलो यार, कुछ भी नहीं है सब, बोलो, है ना। ये देखो, अच्छा और देखो फोर्थ के बाद फिफ्थ देखो, फिफ्थ देखो, फिफ्थ है हमारे पास बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये भी मैंने आपको सिखाया था, एक इलेक्ट्रोलाइट डाल करके भी मैं इसको प्रेसिपिटेट आउट कर सकता हूं। मान लीजिए वो याद करो, वो हमने एडजॉर्प्शन पढ़ा था ना, कि Ag के ऊपर, Ag पॉजिटिव के पार्टिकल के ऊपर बहुत सारे I नेगेटिव रहने लगते हैं, है ना, बहुत सारे I नेगेटिव रहने लगते हैं। तो अगर मैं ये ऐसे ही बहुत सारे कोलोइडियल पार्टिकल है मान लो हमारे पास, अगर मैं इसमें ऊपर से क्या डाल दूं, सिर्फ Ag पॉजिटिव डाल दूं, सिर्फ Ag पॉजिटिव डाल दूं, तो क्या सारा का सारा प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो जाएगा भाई? क्या सारा का सारा प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो जाएगा, नीचे नहीं बैठ जाएंगे? बोलो भाई, बोलो बेटा। अरे कुछ बड़ी चीजें नहीं बता रहा हूं यार। हाँ भाई बोलो, बोलो बेटा, हेलो, ठीक है, हाँ बेटा बोलो। हाँ भाई ठीक, किसी को कुछ पूछना है इसमें? बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था अभी, बोलो भाई। ठीक है, तो ये है बेटा, हाँ बोल, ये तरीके हैं इनको सेपरेट करने के भाई। ठीक है, ये तरीके हैं इनको सेपरेट करने के। ठीक है, और मैं बात कर लेता हूं यहां पर, ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो हमारे पास अगला केस आता है, एक और टॉपिक आता है छोटा सा, ध्यान से देखना। यहां पर एक टॉपिक आता है कोगुलेशन ऑफ, यहां ध्यान से देखेंगे भाई, फटाफट देखेंगे यहां पर, कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। अभी बड़ी देर से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये चीज बड़ी देर से पढ़ा रहा हूं कि जो लायोफिलिक सोल है, लायोफिलिक जो आपका कोलोइडियल सॉल्यूशन है बेटा, लायोफिलिक सोल है, सॉल्यूशन नहीं, लायोफिलिक सोल, इसको मैं बार बार प्रेसिपिटेट आउट कर देता हूं, किसी ना किसी तरीके से प्रेसिपिटेट आउट करवा पा रहा हूं ना लायोफिलिक वालों को? बोलो बेटा, करवा पा रहा हूं, नहीं करवा पा रहा हूं? लायोफिलिक में ही होगा प्रेसिपिटेट आउट, और कहीं प्रेसिपिटेट आउट होगा भी नहीं। बोलो भाई, बोलो। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ध्यान से सुनना, एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं हम प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइडियल सॉल्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइडियल सॉल्यूशन। अभी प्रोटेक्शन की बात क्या की जा रही है, किस तरह की प्रोटेक्शन की बात की जा रही है? तो जनरली प्रोटेक्शन, किस तरह की प्रोटेक्शन की बात की जा रही है बेटा? अगर इसको मैं किसी चीज को प्रेसिपिटेट आउट कराने से, मान लो जो प्रेसिपिटेट आउट हो रहा था उसको मैं चाहता हूं कि वो प्रेसिपिटेट आउट ना हो,
जो वो क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट आउट ना हो, तो बेसिकली वो क्या होगा बेटा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक चीज देखना, एक बात लिखो पहले, मैं आपको फिर समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से कुछ बातें लिखो पहले, ठीक है। प्रोटेक्शन के अंदर मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर जनरली जो आपकी कहानी है, जो आपका लायोफिलिक जो कोलोइड है बेटा, ये आपका मोर स्टेबल होता है। लायोफिलिक कोलोइड इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक। लायोफोबिक से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है आपका लायोफिलिक सोल्स, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो लायोफिलिक होते हैं ये ज्यादा सॉल्वेटेड होते हैं, क्योंकि इनके डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में आपस में अच्छी खासी दोस्ती होती है, तो ये लोग साथ में रह पाते हैं। इनके बीच में दोस्ती है तो वो एक सॉल्यूशन के अंदर रह रहे थे अच्छे से। लेकिन यार लायोफोबिक में क्या होता है, डिस्पर्जन फेज डिस्पर्जन मीडियम दोनों के बीच में आपस में बनती नहीं है भाई, इसलिए वो साथ में नहीं रह पाते। समझ में आ रही बात बेटा? बोलो, कई बात समझ में आ रही सबको? हाँ भाई, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं, तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर इसी वजह से लायोफिलिक सोल्स, अगर मैं यहाँ पर एक चीज लिखवाना चाहूँ आपको, ये चीज लिख लो पहले, लायोफिलिक सोल्स, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लायोफिलिक सोल्स हैव द टेंडेंसी लायोफिलिक सोल्स हैव द टेंडेंसी टू प्रोटेक्ट lyophobic particles एक मिनट, तो लायोफोबिक, एक मिनट क्या बोल रहा हूँ मैं, लायोफिलिक, इसके बारे में रुक जाओ ना, मैं इसको तुम्हें ना नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें ना एक चीज मैं आपको इस चीज को मैं ना इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। इसके अलावा एक चीज देख लो, आप इसे छोड़ो अभी, ये वाला टॉपिक ना एक पेज छोड़ देना यहाँ पर, ठीक है। फटाफट जरा देख लो, आगे की कहानी बता देता हूँ, इसको मैं 2 मिनट में बाद में बताता हूँ। तो देखो भाई, एप्लीकेशन सुन लो फटाफट, और ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स के एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से सुनते जाना भाई। कोलोइड्स के एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला, या फिर कोलोइड्स अराउंड अस, ठीक है। कोलोइड्स हमारे एप्लीकेशन की बात, या हाँ वैसे भी देख लो। तो बेसिकली देखो भाई, सबसे पहली बात आप लोग मुझे बताएंगे, ब्लू कलर ऑफ स्काई का ब्लू कलर किसी ने सुना है, क्यों होता है? बोलो भाई, ब्लू कलर ऑफ स्काई के बारे में क्या रीजन पता है तुम्हें? 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। ब्लू कलर ऑफ स्काई, बोलो भाई क्यों होता है ब्लू कलर का स्काई? शाम के टाइम दोपहर में ब्लू कलर क्यों हो जाता है? बोलो गधो। हाँ, जो सनलाइट आती है वो डस्ट पार्टिकल के साथ, जो आपके वहां पर एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल होता है ना बेटा, उसके साथ मिलकर के स्कैटर हो जाते हैं। और वो स्कैटर इस वेवलेंथ पे होते हैं कि वो वेवलेंथ जो होता है वो कौन सी कलर का वेवलेंथ होता है, करीब करीब वो आपका ब्लू कलर का वेवलेंथ होता है। इस वजह से ब्लू कलर आता है। कभी कभी आपको ऑरेंज कलर भी दिखाई देता है स्काई में, कभी कभी, तो वो सारा मोस्टली जो होता है वो ब्लू कलर दिखाई देता है। तो वो रीजन क्या है? भाई? अबे वही तो है आपका क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। वही तो, ये तो कोलोइड है ना हमारे चारों तरफ। हमारा जो आसमान है वो कोलोइडियल सॉल्यूशन की तरह, कोलोइडियल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा? कोलोइडियल सॉल्यूशन की तरह प्रॉपर्टी दिखा रहा, नहीं दिखा रहा? बोलो। और सुनो। हाँ भाई, फॉग मिस्ट और रेन की बात करते हैं। तो फॉग जानते हो बेटा? फॉग जानते हो? फॉग सुना है? क्या होता है फॉग? तो हवा में, एयर के अंदर, ये कौन गधा है, ये अब क्या मैसेज कर रहा है इसके? एयर के अंदर जो वाटर के ड्रॉपलेट, अरे एयर के अंदर वाटर के ड्रॉपलेट क्या होते हैं बेटा? एयर के अंदर, मान लो एयर है, ये यहाँ पर एयर पड़ा हुआ भाई, एयर है ये, ठीक है। एयर के अंदर ठंडियों में ऐसा होता है, वाटर के ड्रॉपलेट फ्रीज हो जाते हैं भाई। वाटर के ड्रॉपलेट फ्रीज हो जाते हैं बेटा, H2O के मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाते हैं, होते नहीं होते? वही तो आपका ओस, उसी को तो बोलते हैं ओस पड़ रही है, फॉग पड़ रहा है। बोलो भाई, अरे बोलिए भाई, तुम लोग कुछ है ना। अच्छा, मिस्ट क्या होता है भाई? मिस्ट क्या होता है ये बताओ, मिस्ट क्या होता है बेटा? मिस्ट में क्या होता है? तो ध्यान से सुने भाई, मिस्ट भी सेम चीज है, बस क्या होता है, फॉग
फॉग के अंदर डस्ट पार्टिकल भी रैप हो जाता है। जो पॉल्यूशन है, जहां पर ज्यादा पॉल्यूशन होता है ना, वहां पर क्या होता है, ये पानी के ड्रॉपलेट बनते तो हैं, लेकिन अपने साथ साथ वो क्या करते हैं, उसके अंदर ये लोग क्या रख लेते हैं भाई, वो डस्ट पार्टिकल। इसको आप लोग स्मॉग भी बोलते हो, इसको स्मॉग भी बोलते हो, इसको स्मॉग भी बोलते हो। सुना है ये? अरे ये भी तो कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहा है। ये भी कोलोइडल पार्टिकल ही होते हैं, ये सारे इतने बड़े होते हैं कि कोलोइडल पार्टिकल कह सकते हैं हम इनको। कभी आप लोगों ने पॉल्यूशन के टाइम पे, ठंडी के टाइम पे, दिल्ली में ज्यादातर ऐसा होता है, दिल्ली में अगर आप ठंड में सुबह सुबह जिसे कहते हैं ना फॉग पड़ रही है, फॉग पड़ रही है, अगर आप उस फॉग में अपनी आराम से अगर आप चल गए ना, मतलब बाइक चला लिया, तो हमारी आंखें जलने लगती हैं। क्यों जलने लगती हैं? तो हमें लगता है कि फॉग है। अगर पानी की बूंदे होती ना सिर्फ, तो हमारी आंखों का जलने का लॉजिक ही नहीं होता। उन पानी की बूंदों में क्या चीज और इंक्लूडेड था, वहां पर पॉल्यूटेंट इंक्लूडेड थे, जो वहीं हवा में फ्रिज हो गए हैं, एयर में फ्रिज हो गए हैं, सॉलिडिफाई हो गए, सस्पेंड हो गए हैं एक जगह पर ठंड में। ठीक है, तो इस वजह से वो हमारी आंखों में लगते हैं और हमें आंखों में जलन वगैरह, इचिंग वगैरह होती है। समझ में आ रही बात? बोलो भाई, पल्ले पड़ रही बात? ठीक है भाई, यहां पर ध्यान से देखो। ये टॉपिक ना थोड़ा सा, ये टॉपिक थोड़ा चेंज करना है, ये एप्लीकेशन नहीं है, कोलोइड्स अराउंड अस है। पहले तो हम अपने चारों तरफ कौन कौन से कोलोइड्स हैं उसकी बात करें। कोलोइड्स अराउंड अस, ठीक है, ये हो गया, ये एक तरह का कोलोइड है आपका। और भी सुनो भाई, और भी सुनो यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ और, तो फूड आर्टिकल, जितने भी आप खाना वगैरह देखते हो, आपके कई सारे खाने, हम बहुत सारी चीजें खाते हैं भाई। फूड आर्टिकल तो बतेरे सारे ऐसे फूड हैं जो कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह एक्ट करते हैं। तो आपका सबसे बेस्ट तो मिल्क, मिल्क हो गया, सूप हो गया, दाल हो गया, सब कोलोइडल है। बोलो भाई, अरे बोलो, है कि नहीं है? अच्छा, ब्लड, अभी अभी बताया था, ब्लड क्या है आपका? ब्लड एक कोलोइडल सॉल्यूशन है बेटा, ब्लड एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। बोलो। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ सुनना, फिफ्थ भी सुन रखा होगा आपने। ब्लड के बाद अगर मैं बात करूं, जो सोइल, मट्टी होती है बेटा, मट्टी भी आपका एक, मट्टी जो होती है ना, मट्टी जो मट्टी, जिस मट्टी में पानी वगैरह मिला दिया जाता है, जो जब उसको खेत वगैरह, खेत में क्या कहते हैं, फसल वगैरह उगाने के लिए, तो उस टाइम वो जो पानी और मट्टी मिलकर के कौन सा सॉल्यूशन बना देते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है, देखो आपको कौन सा पता होना चाहिए, एक तो ब्लड का पता होना चाहिए, ये ब्लू कलर ऑफ स्काई पता होना चाहिए, एक और अब बता रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। बेटा कौन सा नंबर था, शायद छठा या सातवां नंबर था, देख लेना। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा सुना है आप लोगों ने? फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा सुना है क्या? अरे डेल्टा जानते हो? डेल्टा एसएसटी में पढ़ा था डेल्टा। कब गधो, कभी नहीं पढ़ा तुमने डेल्टा है? हाँ, मार्सी लैंड होती है, दलदली दलदली जमीन होती है। कहां पर? जहां पर रिवर और समुंदर मिलते हैं, यानी रिवर का पानी जब समुंदर में मिलता है, तो उस जगह की जो मट्टी होती है, उस जगह की जो सोइल होती है बेटा, वो कैसी सोइल होती है? बहुत ज्यादा दलदली हो जाती है। और दलदली के साथ साथ वो जो सोइल है ना, उस जगह को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, उस जगह को बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा क्या है? बड़े ध्यान से सुनना बेटा, क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर मैं अभी तुम्हारे लिए बना देता हूं भाई। देखो, मान लो भाई ये रहा समुंदर, ठीक है भाई, ये समुंदर है। अब ये समुंदर में कई सारी नदियां आकर के मिलती हैं बेटा, कई सारी नदियां आकर के मिलती हैं। तो बाहर से भाई नदियां आ रही हैं, ठीक है। अब ये जो नदियां है ना बेटा, अपने साथ साथ ये नदियों का जो पानी होता है, अपने साथ साथ ये लोग मट्टी, अपने साथ साथ मट्टी लाते हैं। ये लोग, नदियों का जो पानी है, ये अपने साथ साथ कई सारे तरह की मट्टी लेके आते हैं, ठीक है, कई सारे तरह की मट्टी लेके आते हैं। तो जब ये मट्टी लेके आते हैं, तो ध्यान से सुनना, जब ये समुद्र में गिरने वाले होते हैं ना बेटा, तो एक्चुअली समुद्र में गिरने से पहले वहां पर ऑलरेडी बहुत सारी मट्टी इन द फॉर्म ऑफ दलदल, मट्टी जो होती है दलदल के फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट होती है। जो समुद्र से पहले की जो जमीन होती है ना, वो बहुत ही मार्सी, बहुत ही दलदली जमीन होती है। अब ये मार्सी लैंड होता क्या है? तो एक्चुअली मार्सी लैंड के अंदर वैरायटी ऑफ सोइल ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, वैरायटीज ऑफ सोइल, बहुत सारी तरह की मट्टियां ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। और ये जो बहुत सारी तरह की मट्टियां हैं, इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये मट्टी नदियों से आ रही है ना बेटा, फ्रिक्शन की वजह से इनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ये कोलोइडियल सॉल्यूशन होते हैं, इसीलिए इनके ऊपर चार्ज होता है। तो इनके ऊपर चार्ज कैसा हो सकता है? दो तरह का चार्ज हो सकता है बेटा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो एक्चुअली क्या होता है समझना, यहां पर
एक्चुअली होता क्या है, तो इन मार्सी लैंड के अंदर वैरायटी ऑफ मट्टी होने की वजह से, कलर दूसरा ले लेता हूं, वैरायटी ऑफ सोइल होने की वजह से यहां पर हर तरह का चार्ज अवेलेबल होता है, यहां पर हर तरह का चार्ज अवेलेबल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है बेटा, हर तरह के चार्ज की मट्टी अवेलेबल होती है, यहां पर सोइल अवेलेबल होती है। जब आपकी बाहर से कोई नदी आ रही है, बाहर से कोई नदी आ रही है, वो भी अपने साथ सोइल लेके आएगा बेटा, और वो जो सोइल लेके आएगा उन सोइल पर भी क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मट्टी के ऊपर है, जब ये मट्टी इस डेल्टा के थ्रू क्रॉस करके कहां जाने की ओर लगेगी बेटा, जब ये डेल्टा के थ्रू क्रॉस करके ये समुद्र में मिलने को होगी, उससे पहले, समुद्र में मिलने से पहले यहां पर क्या होगा बेटा, ध्यान सुनना, समुद्र में मिलने से पहले जो ये मट्टी, जो ये नदी अपने साथ मट्टी लेकर के आई है ना, वो सारी मट्टियां यहीं इकट्ठी हो जाएंगी, इसी जगह पर बच जाएंगी, और सिर्फ नदी का क्या जाएगा समुद्र में, पानी पानी जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोइल सारा यहीं डिपॉजिट हो जाएगा, और इसी वजह से वहां पर कितने सालों में इतनी सारी मट्टी डिपॉजिट हो गई है कि वो क्या बन गया, एक दलदली जमीन बन गई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा पे होता क्या है बेटा, डेल्टा पर होता क्या है, अपोजिट चार्जेस सोइल, यहां सुनना, डेल्टा पर अल्टीमेटली होता क्या है, ये चीज आपको सुनने में भाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अपोजिट चार्ज की मट्टियां आती हैं, अपोजिट चार्जेस सोइल, अपोजिट चार्ज की सोइल, जो अपोजिट चार्ज लिख देता हूं, अपोजिट चार्ज सोइल्स कोगुलेट विद ईच अदर, कोगुलेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाती हैं और प्रेसिपिटेट हो जाती है वहीं पर, कोगुलेट विद ईच अदर एंड फॉर्म्स द डेल्टा, और इसी वजह से वहां पर क्या बनता चला जाता है, डेल्टा। तो डेल्टा कुछ नहीं है, डेल्टा तो वो मट्टी है, जो दलदली मट्टी वहां पर रुक जाती है, क्योंकि आप सोचो ना, तो नदी के साथ मट्टी आ रही थी, वो मट्टी भी तो समुद्र में चली जानी चाहिए थी, वो मट्टी वहीं इकट्ठी रह जाती है, क्यों रह जाती है, क्योंकि वहां पर एक चार्जेस का इंटरेक्शन होता है मट्टियों के साथ, जिसकी वजह से सारी मट्टी जमीन पे रह जाती है और वो दलदली जमीन बची रह जाती है, और सारा पानी समुद्र में चला जाता है खाली। बोलो बेटा, समझ में आ रही बात है डेल्टा की बात, तो ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा पूछता है आपसे, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा कैसे होता है, तो अपोजिट चार्ज के कोगुलेशन की वजह से फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा होता है। बोलो बेटा जी, क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो भाई, ठीक है, ये हो गया बेटा, ठीक है, ये हो गया आपका, इसमें ये चीजें थी, ठीक है, मैंने कोलोइड्स अराउंड अस पढ़ा दिए हैं, एक टॉपिक और, इन सबको प्लीज आप लोग अपनी किताब से एक बार और रीड कर लेना और लिख लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं तो डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं, आपको यही सेम चीज अंग्रेजी में लिखनी है, तो एक बार रीड करोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में खाली एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड, क्योंकि वो भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हालांकि तुम चाहो तो उससे पढ़ सकते हो, पर तुम्हें शायद समझ ना आए, उसको भी मुझे इसी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड और वो क्या कहते हैं, वो चीज, हाँ एक दो चीजें और रह रही हैं, गोल्ड नंबर वगैरह पढ़ाना है, गोल्ड नंबर और प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड पढ़ाना है, ठीक है। तो एक क्लास और लेंगे तसल्ली से, और तसल्ली से एक्सप्लेन करेंगे, मैं नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन कर दूं और फिर बाद कुछ चीजें छूट जाए। बोलो बेटा, समझ में आ रही है बात, बोलिए, अरे आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज है बेटा जी आपका, ठीक है। तो इस चीज को पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। इस चैप्टर को एक दो बार रीड कर लो, और आप लोग भाई एक काम और करें, आप सब बच्चे, आप ना बहुत इनएक्टिव रह चुके तुम लोग सारे बच्चे, मुझे जरा ये शुरुआत के 4 और 5 चैप्टर की तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो भाई, तुम लोगों का एक आध टेस्ट वगैरह लेने का सिस्टम कुछ बनाता हूं मैं, ठीक है। आगे की शुरुआत के 4 चैप्टर की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, ठीक है, शुरुआत के 4 चैप्टर की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपके लिए टेस्ट का कुछ इंतजाम करता हूं, ठीक है भाई, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे नहीं, शुरुआत के 4 चैप्टर को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि आपके नंबर वहां से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली खिंचने वाले हैं बोर्ड के अंदर, वहां से आपको 20 से 25, 20 से ज्यादा नंबर मिलेंगे 4 या 5 चैप्टर में, 5 चैप्टर में 20 से ज्यादा नंबर हैं, और सारे नंबर बहुत आसान होते हैं, क्योंकि गिनी चुनी चीजें आती हैं, सिलेक्टेड चीजें आती हैं हर साल केमिस्ट्री के पेपर में, अभी से ही मजबूत करके चलो, कोई फालतू चीजें नहीं करनी, कोई मैं नहीं कह रहा कि तुम बहुत सारी चीजें कर लो, सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, सिर्फ एनसीईआरटी, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर लो बस, बहुत ज्यादा वर्डन नहीं दे रहा मैं तुम्हें,
ठीक है। एनसीईआरटी कर लेना। लास्ट में तुम्हें बस मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों बाद जैसे ही अपना कोर्स खिंच जाएगा, रिवीजन पे आएंगे, तो मैं तुम्हें एक एक पेज की सीट दिया करूंगा। उस एक पेज में ले दे के हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन होंगे, दैट्स इट। हर पेज हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन होंगे। वो 10 क्वेश्चन वो होंगे जो हर साल पेपर में आते हैं और जिनके रिपीट होने के चांसेस हर बार होते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। तो मैं तुम पे कोई बर्डन नहीं बनाने वाला हूं, लेकिन आप लोगों को तैयारी करते रहना है, इसी तरीके से तैयारी करनी है। बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी, हमें इतनी पढ़नी है जिससे नंबर मिले अपने को नंबर चाहिए ना पेपर में। तो नॉलेज के लिए तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलता है, नॉलेज तो एक आध बार और पढ़ लोगे टाइम निकाल के, ठीक है। लेकिन ये आप क्या कहते हैं, ये पेपर में नंबर बार बार नहीं आते बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो प्लीज पढ़ लो, और कोई भी डाउट हो तो बता देना आप लोगों को, ठीक है भाई, बात कर लेना मुझसे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, ठीक है, जल्दी ही।